नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली की धुंधली सुबह आजकल हम सब लोग रोज देखते हैं। एयर पोल्यूशन की बात भी करते हैं, डरते भी हैं। दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है, कितनी खतरनाक है, यह पूरी दुनिया जान गई है। लेकिन आज जब लोगों ने दिल्ली में बहने वाली यमुना की तस्वीरें देखी तो एयर पोल्यूशन के खतरे को भूल गए। जिस तरह दिल्ली में गंदी हवा, धुआं, स्मॉग सूरज को रोज ठगता है, धुंध छा जाती है, वैसे ही आज लोगों ने देखा कि कैसे पानी में घुली गंदगी झाग बनकर यमुना के पानी को ठग देती है। यमुना का पानी कितना जहरीला हो गया है। मैं तो बचपन से दिल्ली में रहा हूं, इतनी गंदी यमुना मैंने कभी नहीं देखी। दिल्ली में नदियों को साफ करने का प्रोग्राम राजीव गांधी के जमाने से चल रहा है। अब तक 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन गंगा, यमुना, गोमती जैसी पवित्र नदियां साफ होने के बजाय दिन ब दिन गंदी होती गई। और आज सबने देखा, सबसे खराब हालत दिल्ली की यमुना नदी की है। अब तो हालत यह है कि दिल्ली में यमुना का पानी नहाना तो दूर, हाथ धोने लायक भी नहीं बचा। इस पानी में डुबकी लगाने से स्किन डिजीज हो सकती है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अब सवाल यह कि पानी इतना जहरीला हो गया, पानी में इतनी गंदगी घुल गई, किसी ने इसकी परवाह क्यों नहीं की? सवाल यह भी है कि सरकारों ने क्या किया? नदियों को साफ करने के लिए किए गए वादों और दावों का क्या हुआ? नदियों की सफाई के लिए जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनी, उनका क्या हुआ? आज दिल्ली में यमुना की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर पूरे देश के लोग परेशान हैं, चिंता में हैं, और दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर यमुना में झाग क्यों बनता है? पानी में फोम कहां से आया, कैसे बना? यह जहरीला पानी दिल्ली वालों की जिंदगी में कब तक जहर घोलता रहेगा? और आज ये तस्वीरें सबके सामने इसलिए आई क्योंकि आज से छठ पूजा का पर्व शुरू हुआ है। दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं जिनके लिए छठ पूजा बहुत बड़ा त्योहार है। इसमें नदी का बहुत महत्व होता है। छठ के पर्व की शुरुआत में नदी में नहाने से होती है। नदी के पानी से प्रसाद बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, पूरे घर में नदी का पानी छिड़का जाता है। और यह पानी जिसमें डुबकी लगाने के लिए आज महिलाएं छठ के मौके पर यमुना में उतरी, वो कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोई बर्फीली नदी नहीं है, ये अंटार्कटिका के पिघलते हुए ग्लेशियर नहीं है, ना ही अलास्का के सब जीरो टेम्परेचर पर कोई जमी हुई नदी है। यह आपकी और हमारी दिल्ली की यमुना नदी की तस्वीरें हैं। यह वो यमुना है जो दिल्ली की लाइफ लाइन है। यह वो यमुना है जो दिल्ली की प्यास बुझाती है। यह वो यमुना है जो दिल्ली के हजारों साल के इतिहास की गवाह है। लेकिन अब लगता है यही यमुना खुद इतिहास बन जाएगी। दिल्ली में यमुना दम तोड़ रही है और यह तस्वीरें इसका सबूत है। यमुना का पानी काला पड़ चुका है। दिल्ली में यमुना नाला बन चुकी है। यमुना में पानी के नाम पर सिर्फ कचरा दिखाई देता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट नजर आता है, और इसी वेस्ट का नतीजा है ये झाग। यमुना के अंदर फोम का बनना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये झाग बहुत ज्यादा है। इनकी तादाद बहुत बड़ी है। सवाल यह है, आखिर आज अचानक यमुना के पॉल्यूशन की बात क्यों उठी? अचानक यमुना में झाग क्यों दिखाई देने लगे? आज से छठ पूजा का जो पर्व शुरू हुआ है वो 4 दिन तक चलेगा। पूर्वांचल के लोगों के लिए यह पवित्र त्योहार है, बड़ा त्योहार है। दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों की संख्या 30% से ज्यादा है। क्योंकि पूर्वांचल के लोगों के वोट तो सभी पार्टियों को चाहिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब पूर्वांचल के लोगों को अपना दिखाना चाहते हैं। इसलिए छठ को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे छठ पर रोक लगाई थी, यमुना में डुबकी लगाने पर रोक लगाई थी, इसलिए बीजेपी हमलावर थी। इसी कारण बीजेपी के नेताओं ने यमुना के घाटों पर जाने का ऐलान कर दिया। कैमरे भी पहुंच गए, लेकिन नेताओं के पहुंचने से पहले कैमरे जो तस्वीरें खींची, जो तस्वीरें टीवी पर दिखाई दी, उनसे मुद्दा ही बदल गया। तस्वीरें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था ये यमुना की तस्वीरें हैं। चारों तरफ झाग ही झाग, ऐसा लग रहा था जैसे फोम की नदी बह रही हो। और हैरानी की बात यह कि इतने गंदे पानी में लोग नहा रहे हैं।
छठ का व्रत करने वाली महिलाएं नदी के जहरीले पानी में डुबकी लगा रही थी। ये लोग झाग से साबुन की तरह बाल धो रहे थे। यही पानी लेकर लोग घर गए और इसी पानी से छठी मैया का प्रसाद बनेगा। जरा सोचिए, यमुना मैया में डुबकी लगाकर लोग कितनी बीमारियां साथ लेकर गए होंगे। मैं आपको यमुना को लेकर दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट दिखाऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि यमुना में प्रदूषण रोकने के लिए अभी तक सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए, कितने पैसे अब तक यमुना को क्लीन करने में बह गए। लेकिन इससे पहले आपको अपने संवाददाता जतिन शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। उन महिलाओं की बात सुनाना चाहता हूं जिन्हें यमुना के गंदे पानी के बीच खड़े होकर मजबूरी में पूजा अर्चना करनी पड़ी। छठ के पवित्र पर्व की शुरुआत आज इस गंदे पानी से करनी पड़ी। दिल्ली में यमुना नदी की ये तस्वीर आप देखिए। एक तरफ प्रदूषित हो चुकी दिल्ली की यमुना नदी, दूसरी तरफ आज से जो छठ का पर्व शुरू हो रहा है, जो लोग हैं वो यमुना के घाट पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर स्नान करने के बाद जो विधि है पूजा की वो शुरू की जाती है। लेकिन इसी प्रदूषित यमुना की नदी में लोग पूजा करने के लिए अब मजबूर हैं। नहाना तो पड़ता है ना, तो बस नहाने आया, क्या करें, गंदगी तो गंदगी होता है। साफ पहले से करवाते नहीं कि त्योहार है, साफ करवाना चाहिए। नहीं करवाओगे तो मेरे सबको पर्व करना है ना, तो त्योहार करना है। परेशानी तो हो रही है, लेकिन जो हमारी नियम कायदा है तो व्रत तो छोड़ नहीं सकते हैं, इस वजह से नहाना पड़ रहा है। क्या कर सकते, गंदा पानी है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कुछ नहीं कर सकते, आप लोग तो करोगे नहीं साफ, ना सरकार करेगी साफ, कुछ करते नहीं है सरकार। क्योंकि हम लोग तो ये इसमें नहीं नहाएंगे तो हमारा छठ पूजा नहीं होगा। और कहीं जाते हैं नहाने नहीं देते हैं, यहाँ पर तो हम लोग शुरू से नहाते हैं, जाते हैं आते हैं। अब नहीं देंगे तो कैसे होगा, इसमें नहाना बहुत जरूरी होता है। के लिए भी आप इसी जगह यूज करेंगे? हाँ, यही पानी यूज करेंगे हम पूजा के लिए भी। प्रसाद में डालेंगे, सब कुछ ठेकुआ उकुआ जितना सामान होगा, फल फ्रूट हम इसी से धोएंगे। डिब्बे का पानी भर के ले जाएंगे, प्रसाद में डालेंगे और अपने शरीर में सबको छिटा देंगे, घर द्वार में छिटाएंगे सारा। हम लोग पूजा वूजा सब कुछ करेंगे। हम लोग का त्योहार आ रही है, हम लोग को लिए बहुत दिक्कत हो रही है, गंदा पानी है, सबके लिए अच्छा होगा, भलाई होगा। यही हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन के लिए 2 दिन 3 दिन है, 3 दिन में सफाई कर दो, कुछ भी कर दे, चाहे बेरा लगा दो, ये फेना नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत कूड़ा है सर, ऊपर से ये सब बहुत गंदगी होते हैं, जाने आने में हम लोग को परेशानी होता है और नहाते हैं पानी भी गंदा है, मगर क्या करे, जो नियम है तो करना पड़ता है सर। इसी बीच में वो लोग गंदगी में ही स्नान करना पड़ा हम लोगों को, तब नहाने में भी प्रॉब्लम वैसे होता है तो क्या करें। इन महिलाओं की बातें सुनकर, ये तस्वीरें देखकर आपको यमुना में तैरती गंदगी का अंदाजा तो हो गया होगा। लोग भी करें तो क्या करें, त्योहार मनाना है, परंपराएं निभानी है, तो जान पर खेलकर भी यमुना में डुबकी तो लगानी पड़ेगी। लेकिन यमुना में तैरते झाग की तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है, क्या यमुना की गंदगी सरकार को, प्रशासन को, अफसरों को, पॉल्यूशन बोर्ड को दिखाई नहीं देती? ये संस्थाएं कुछ करती क्यों नहीं? तो इसका जवाब यह है कि गंदगी सबको दिखती है, कदम उठाए भी जाते हैं, प्लान भी बनते हैं, फंड भी आता है, पैसा खर्च भी होता है, लेकिन यमुना साफ नहीं होती। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको फिगर्स बताता हूं, हमने रिसर्च की है। यमुना की सफाई पर दिल्ली सरकार 2387 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। बजट में करीब 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन तो इसी बार था। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जो यमुना की सफाई पर लगातार काम कर रहे हैं। यमुना 3 राज्यों से होकर गुजरती है। हरियाणा सरकार यमुना की सफाई पर 549 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक करीब 2052 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। तीनों राज्यों का खर्च मिला दे तो अब तक राज्य सरकारें 4988 करोड़ यानी लगभग 5000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई में बहा चुकी हैं। लेकिन यमुना का पानी साफ होने के बजाय और गंदा होता गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार यमुना एक्शन प्लान 1 और 2 के तहत 1514 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यमुना नदी की सफाई के लिए 17 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए थे, जिसकी लागत 3941 करोड़ रुपए है। यह कोई कम अमाउंट नहीं है। इसके अलावा यमुना एक्शन प्लान तो 1993 से चल रहा है।
28 साल बीत गए, यमुना साफ नहीं हो पाई। साल भर यमुना के गंदे पानी की तस्वीरें नेता भी देखते हैं, अफसर भी देखते हैं, लेकिन आज जब इन तस्वीरों को टीवी पर दिखाया गया तो तमाम पार्टियों के नेता फावड़ा लेकर यमुना को साफ करने निकल पड़े। कुछ देर तक यमुना का कचरा हटाया और इसके बाद सियासत शुरू हुई। क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यमुना का हाल केजरीवाल को घेरने का एक बेहतर मौका था, इसलिए बीजेपी के नेता मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा सबसे पहले यमुना के किनारे पहुंचे। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल अगर अपने वादे याद रखते तो दिल्ली में यमुना का यह हाल न होता। केजरीवाल ने यमुना नदी को साफ करने के वादे पूरे नहीं किए, इसलिए यमुना का पानी जहरीला हो गया। बड़ा हृदय विदारक दृश्य है। मन जो है ना रो रहा है ये दृश्य देख के कि ये दिल्ली में यमुना जी का ये हालत। आप दिल्ली से आगे थोड़ा दूर जाइए अगर उत्तर प्रदेश में, तो भी वहां पे यमुना जी के जल को काफी ठीक किया गया है। और इसके ऊपर भी जाइए हरियाणा के तरफ, तो वहां भी जल अच्छा है और लोग जल को न सिर्फ पी रहे हैं बल्कि हर तरह से उसका एक अच्छा सदुपयोग हो रहा है। सिर्फ दिल्ली में यमुना जी का पानी इतना जहरीला, इसको मैं सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं मानता हूँ, ये पूरा दिल्ली के जीवन के साथ खिलवाड़ है। और मैं कल जब सुना कि ये दृश्य दिखा है, ये दृश्य हमको नहीं पता था कल तक। हमको लगा था कि ये सब ठीक हो गया है, क्योंकि ये दृश्य हम 6-7 साल पहले देखे थे। तब हमने वादा भी सुना था अरविंद केजरीवाल का कि हम 5 साल में इसको एकदम बिल्कुल ठीक कर देंगे और साथ में डुबकी लगाएंगे। अब मैं ढूंढ रहा हूँ ये दृश्य देख करके अरविंद केजरीवाल को बोलता हूँ आइए डुबकी लगाइए। और मैं समझता हूँ इसमें जो सबसे बड़ी साजिश है, इस स्थिति को ठीक करना तो छोड़िए, इसको छुपाने की कोशिश किया अरविंद केजरीवाल ने। छठ में लोग घाट पे आएंगे, मीडिया भी आएगी, लोग भी आएंगे, देखेंगे ये क्या हो रहा है, तो घाट ही बैन कर दो। और क्या कहते हैं, बहाना देते हैं कि 2015 में एक ऑर्डर है कोर्ट का, तो 2015 में तो छठ हुआ, 16 में भी छठ हुआ, 17 में भी छठ हुआ, 18 में भी छठ हुआ, 19 में भी छठ हुआ। तुमको अचानक इस टाइम आकर के इसको रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो छुपाना चाहते हैं दिल्ली से कि भाई मैं अपने किए वादे पे खरा नहीं हूं और दिल्ली को जहर परोस रहा हूं, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। दैट्स व्हाई आई एम हियर। मनोज तिवारी की बात तो सही है। अगर सरकार सीरियस होती, अगर सरकार ने ईमानदारी से कोशिश की होती तो यमुना नदी इतनी गंदी ना होती, यमुना में इतना कचरा ना होता। अगर सरकार ने सही नीयत से काम किया होता तो पूर्वांचल के लोगों को छठ के पर्व पर पहली बार ये डुबकी गंदे पानी में न लगानी पड़ती। लेकिन मनोज तिवारी को यह भी बताना चाहिए कि केजरीवाल की सरकार तो 7 साल से है। इससे पहले दिल्ली में बीजेपी की सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारें रही, तब यमुना साफ क्यों नहीं हुई? हालांकि ये सही है कि 7 साल का वक्त भी कम नहीं होता। अरविंद केजरीवाल ने यमुना को लंदन की थेम्स नदी की तरह साफ करने का वादा किया था। आज केजरीवाल से यह तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर उनके वादे का क्या हुआ। दिल्ली में यमुना कुल 22 किलोमीटर बहती है। इस 22 किलोमीटर को साफ रखने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, दिल्ली जल बोर्ड की है। दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन सत्येंद्र जैन है और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा हैं। चूंकि यमुना की तस्वीरें पूरे देश की और दिल्ली सरकार की बदनामी करा रही हैं, इसलिए राघव चड्ढा ने सफाई दी, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि जिस जगह पर यमुना में झाग दिख रहा है, जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं, वो ओखला बैराज के हैं और ओखला बैराज की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। और उन्होंने यूपी सरकार को चिट्ठियां बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन उनका कहना है कुछ नहीं हुआ। वो क्या कर सकते हैं? राघव चड्ढा ने कहा कि यूपी और हरियाणा की तरफ से यमुना में बड़ी मात्रा में गंदा पानी छोड़ा जाता है, इसीलिए दिल्ली में यमुना का पानी खराब हो जाता है, यमुना दूषित हो जाती है। ओखला बैराज, जहां की वीडियो, जहां की फोटोज आप सबके स्क्रीन पर लगातार आ रही हैं, व्हाट्सएप पर आ रही हैं, न्यूज चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं, अखबारों में छप रही हैं, वो ओखला बैराज
उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। उसकी मेंटेनेंस और वो पूरा ओखला बराज यूपी सरकार के इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। हमने कई बार यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर कई सारी सुझाव, कई सारे सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन आज भी हर साल की तरह वही झाग की तस्वीरें यमुना नदी में नजर आ रही। ये झाग आती कैसे है, यह समझना बहुत जरूरी है। लगभग 155 MGD यानी कि मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर पर डे ओखला बराज पर आकर मिलता है, जिसमें से 105 MGD हरियाणा सरकार की ओर से यमुना नदी में जो छोड़ी जाती है धारा नजफगढ़ ड्रेन से निकलते हुए आता है, और लगभग 50 MGD उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गंगा नदी का पानी जो छोड़ा जाता है, जो शादरा ड्रेन की ओर से आता है, वो ओखला बराज तक पहुंचता है। और ओखला बराज में ये 105 और 50 यानी कि कुल मिलाकर 155 MGD में कई प्रकार के वेस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, फोम, ये सारी चीजें आती हैं। और क्योंकि एक ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो जो अनट्रीटेड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, जो यूपी हरियाणा की ओर से आता है, वो एक हाइट से छोड़े जाने के चलते झाग के फॉर्म में निकल कर आ जाता है। सरल भाषा में कहूं तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की ओर से जो नदी की धारा दिल्ली की ओर छोड़ी जाती है, उस धारा के अंदर केमिकल्स, अनट्रीटेड वेस्ट, डिटर्जेंट्स जिससे झाग बनती है, वो पाए जाते हैं। राघव चड्ढा ने यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो यूपी सरकार से सवाल पूछे गए। यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने जवाब भी दिया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, यह सही है कि ओखला बैराज की देखरेख की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है, लेकिन बैराज का काम पानी का फ्लो चेक करना होता है, न कि पानी को ट्रीट करना। दिल्ली सरकार को चाहिए कि एसटीपी के जरिए सुएज को ट्रीट करे, ताकि यमुना का पानी साफ हो सके। केजरीवाल की आदत रही है थूको और भागो। आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वजीराबाद यूपी में नहीं आता, दिल्ली में आता है। वजीराबाद के जो नाले हैं उस पर आपने एसटीपी लगानी थी, और वो जो नालों से जो गंदा पानी निकलता है यमुना में गिरता है। आप यमुना को गंदा कर रहे हो ना, नालों, दिल्ली के नालों से, और फिर कह रहे हो बैराज की बात कर रहे हैं। अरे बैराज चलाना वो एक अलग विषय होता है, वहां पे आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते हो। ट्रीटमेंट आपको करना होता है एसटीपी के माध्यम से, जो आपके नाले करने चाहिए। हमने करके दिखाया है कानपुर में, आज सेल्फी पॉइंट है कानपुर में। हम लोग ने करके दिखाया है वाराणसी में। आज गंगा जो प्रदूषित होती थी, आज वहां पे साफ दिखती है, निर्मल दिखती है। आज वो आपने करा नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल के दारे, ये सही नहीं है। यमुना गंदी है, ये सब मानते हैं। यमुना का पानी नहाने लायक नहीं है, ये भी सब मानते हैं। लेकिन इस गंदगी के लिए कौन जिम्मेदार है? इस सवाल पर बीजेपी केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराती है और केजरीवाल बीजेपी को। लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली। सियासत अपनी जगह है और सवाल अपनी जगह। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या दिल्ली में यमुना नदी कभी साफ हो सकेगी? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए पहले यमुना के बारे में समझना जरूरी है। यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। 1400 किलोमीटर लंबी ये नदी यमुनोत्री से निकलकर फिर हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली होते हुए यूपी के प्रयागराज में संगम पर गंगा में मिल जाती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली में 1400 किलोमीटर लंबी इस नदी का सिर्फ 22 किलोमीटर हिस्सा ही पड़ता है। और दुख की बात यह है कि इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा में, इसी 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में यमुना सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड होती है। यानी जो यमुना दिल्ली में गुजरती है, वो 22 किलोमीटर सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। पूरी नदी का करीब 80% पॉल्यूशन दिल्ली में ही होता है। ये फिगर्स भयानक हैं, ये आंकड़े डराने वाले हैं। इसीलिए दिल्ली में यमुना को सीवर कहा जाता है, गंदा नाला कहा जाता है। इसे गटर का पानी कहने से लोग गुरेज नहीं करते। हालांकि आज पानी में जो झाग बना वो अचानक इतना ज्यादा क्यों दिखने लगा, यह जानने के लिए हमने यमुना को स्टडी करने वाले लोगों से बात की, एक्सपर्ट से पूछा, एनवायरमेंटलिस्ट से बात की। इनमें से कुछ लोगों ने बताया कि यमुना में जो वेस्ट आता है, जो केमिकल्स आते हैं, उनमें से फॉस्फेट रिलीज होते हैं।
खासकर जब दिल्ली में डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों का गंदा पानी सीवर के जरिए रिलीज होकर यमुना नदी में पहुंचता है तो ऐसे में फॉस्फेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं और फिर ये बड़े झाग की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसी वजह से यमुना में इतना सारा झाग दिखाई दे रहा है। डिटर्जेंट्स जो हैं, साबुन जिनसे कपड़े धुलते हैं, नील साबुन आपने देखा होगा, उसमें एक कंपोनेंट होता है जो फॉस्फेट्स का है और फॉस्फेट से झाग पैदा होता है। अब जो दूसरा कॉज ये हो सकता है कि केमिकल्स हों इंडस्ट्री से, मगर दिल्ली में पिछले 2-3 दशकों से इंडस्ट्री जो है वो कम होती चली जा रही है। दिल्ली में इंडस्ट्री बहुत कम रह गई है, तो इसलिए मेजर आपका कारण यही है कि इसमें जो डिटर्जेंट सोप है उससे फॉस्फेट की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से झाग पैदा होता है। आप ओखला के डाउनस्ट्रीम में देखते हैं, वहाँ पे इसलिए भी ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो झाग और पैदा होता है। अब ये तो उन लोग की आस्था है कि वो लोग इस ऐसे पानी में भी उतरना चाहते हैं, वरना अगर आप वहाँ पे देखें, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं यमुना के साथ साथ, तो वहाँ पानी बिल्कुल काला हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेम्परेचर कम होने के कारण भी पानी में जो केमिकल्स घुले हुए हैं उनका रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण पानी के ऊपर झाग दिखाई दे रहा है। हालांकि यमुना नदी के अभियान से जुड़े एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि सब कुछ रोका जा सकता है, नदी को दूषित होने से बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मिलकर काम करना होगा, एनजीटी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। जो झाग आ रहा है दिल्ली यमुना में, जो इस समय फोम आ रहा है, यह तो साल में 8 महीने आता है और इस समय ज़्यादा आएगा क्योंकि केमिकल्स का टेम्परेचर्स के साथ एक रिएक्शन होता है और इस समय हवा के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स हैं क्योंकि आपकी हवा पटाखों की वजह से ख़राब हुई है। तो इन सब का इम्पैक्ट इकट्ठा करके एक जगह इन सब का कलेक्टिव इम्पैक्ट जो है वो इस समय पड़ा है कि एकदम बड़ा ज़ोरदार फोम आपका पूरी यमुना में घूम रहा है। इसका निदान क्या है? निदान इसका बहुत ही आसान है और वो एक एक शब्द में, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, जिसमें आप भाषा में कहें, अगर ये पढ़ना चाहें, ये करना चाहें तो एनजीटी ने ये मैली से निर्मल यमुना के जजमेंट में साफ लिखा है क्या करना है और यह सब काम सितंबर 2017 तक होना चाहिए था और वो आज आपका नवंबर 2021 हो गया है। 4 साल डिले हो गया है पर ये नहीं हुआ है। तो अगर जिस आदमी को काम करना ही नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता। सिर्फ नारेबाजी से, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से, सिर्फ फोटो दिखाने से, सिर्फ वीडियो रिलीज करने से यमुना साफ नहीं होने वाली। उसके लिए हमें कंक्रीट प्रोग्राम अवेलेबल है पर उसके ऊपर जो चाहिए वो हमें सशक्त उसके ऊपर कार्य करना है। जिन आनंद आर्य की बात आप सुन रहे थे, जिन एक्सपर्ट ने बताया कि क्यों ऐसे फोम बनता है, उन्होंने एनजीटी के एक ऑर्डर का जिक्र किया। ये वो ऑर्डर है जो 2015 में जारी हुआ था। इसी के आधार पर मैली से निर्मल यमुना रिवाइटलाइजेशन प्लान बना था। इसी के तहत तय किया जाना था कि दिल्ली में यमुना नदी के एंटर होने और दिल्ली से बाहर जाते वक्त यह इंश्योर किया जाए कि पानी साफ रहे, उसमें पॉल्यूशन की मात्रा परमिशन लिमिट में हो। लेकिन 2 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद एनजीटी ने 2018 में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई ताकि ट्राइब्यूनल के जजमेंट को इंप्लीमेंट किया जा सके। लेकिन जनवरी 2021 में यह कमेटी डिसॉल्व कर दी गई और यमुना के पानी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब सवाल है, नदी साफ क्यों नहीं होती? इसमें तब पोल्यूशन कैसे आता है, कहां से आता है? बहुत सारी वजह है। एक वजह तो है कि यमुना नदी का जो वाटर लेवल है वो बहुत कम है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसके साथ जो 18 नाले, जो सुएज यमुना नदी में गिरते हैं और यमुना नदी को मैला कर देते हैं। अब इन नालों में भी नजफगढ़ और बारापुला ड्रेन सबसे बड़े हैं
और यह बात सही है कि नजफगढ़ ड्रेन में गुरुग्राम और मानेसर तक का इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला पानी आता है। वजीराबाद के बाद सबसे पहले नजफगढ़ नाला ही यमुना में आकर मिलता है। इस नाले की वजह से यमुना के पानी में इतना पॉल्यूशन हो जाता है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। यमुना नदी की सफाई पर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन नदी अभी तक साफ नहीं हुई है। और उसकी वजह क्या है, ये हम आज आपको दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त बारापुला ड्रेन जो है, बारापुला नाला, उसके पास में खड़ा हूं। आप इस नाले का आकार देख लीजिए कितना बड़ा है। पूरे सेंट्रल दिल्ली से जो गंदा पानी आता है, सीवर का पानी आता है, वो सीधा इसी नाले के जरिए यमुना नदी में मिलता है। और ऐसे 18 नाले हैं। सिर्फ 22 किलोमीटर यमुना नदी राजधानी दिल्ली में बहती है और उस 22 किलोमीटर में 18 बड़े नाले, जिसमें से सबसे बड़े जो 2-3 नाले हैं उनमें से एक है ये बारापुला नाला। आप गंदा पानी इसका देखिए, बदबूदार पानी है, नाक यहाँ पे देना मुश्किल है। और सामने का हिस्सा देखिए, सामने यमुना नदी है। एक तरह से गंदे पानी का समागम आप देखिए, संगम आप देखिए। ये पूरा इलाका आपको काला नजर आएगा। पूरे शहर की गंदगी को अपने साथ ढोता हुआ ये नाले का पानी सीधे यमुना नदी में मिलाता है। और यही वजह है कि यमुना गंदी है। जो नजफगढ़ ड्रेन के साथ जिसकी शुरुआत होती है, वो एक तरह से कहें कि बड़े नाले इस बारापुला नाले के साथ एक तरह से खत्म होती है। आप जो ओखला बराज के पास में सफेद झाग देखते हैं जो नजर आता है, उसकी बड़ी वजह जो है इस तरह के नाले हैं। और इन नालों के ऊपर में चाहे एसटीपी लगाई गई हो या नहीं, ये छोड़ दीजिए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस पानी को ट्रीट करके छोड़ा जा रहा है क्या यमुना में। सरकारी दावे अपनी तरफ से जो भी हों, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे शहर की गंदगी यमुना नदी में आता है। आप सोचिए, 22 किलोमीटर की यमुना नदी में 18 बड़े बड़े नाले गिर रहे हैं और सारे की सारी गंदगी यमुना में जा रही है। अब सवाल यह है कि दिल्ली में अगर गंदे नाले यमुना में गिर रहे हैं, पानी गंदा है, तो दिल्ली सरकार क्या करती है? दिल्ली सरकार का सिस्टम क्या है? पानी को साफ करने के लिए कितने सुएज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं? क्या ये प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड की ड्यूटी यह है कि वो सुएज के पानी को ट्रीट करे। और 1 महीने पहले की दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास में है। यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने जारी की है। रिपोर्ट कहती है कि रोजाना दिल्ली में 720 मिलियन गैलन पर डे का सुएज, यानी इतना वाटर वेस्ट प्रोड्यूस होता है। दिल्ली सरकार कहती है इसे ट्रीट करने के लिए 20 लोकेशंस पर 34 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं और इन एसटीपी की क्षमता 577 एमजीडी वेस्ट को ट्रीट करने की है, उसे साफ करने की है। लेकिन यही रिपोर्ट आगे बताती है ये ट्रीटमेंट प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे। 577 में से 577 में से सिर्फ 514 मिलियन गैलन वेस्ट ही रोज ट्रीट होता है, यानी 11% वेस्ट डायरेक्ट नदी में गिर रहा है। सोचिए, ये तो वो फिगर्स हैं जो दिल्ली की सरकार ने जारी किए। और इससे अगर दूसरे तरीके से समझें तो दिल्ली में 720 मिलियन गैलन वाटर वेस्ट को ट्रीट करने का इंतजाम ही नहीं है। इसलिए रोजाना 206 मिलियन गैलन वेस्ट, 206 मिलियन गैलन वेस्ट यमुना में बिना साफ किए चला जाता है। इतनी गंदगी यमुना में लगातार गिरती है। दिल्ली सरकार ने मॉनिटरिंग पैनल को बताया था कि वो जून 2019 तक एसटीपी के जरिए 99% वेस्ट को यूटिलाइज करेगी, उसे ट्रीट करेगी। लेकिन इस बात को 2 साल बीत चुके हैं। सरकार अपनी डेडलाइन से काफी पीछे है। इसी तरह इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट का काम सिर्फ कागजों पर है, ये कभी पूरा हुआ ही नहीं। अब सवाल है कि इतना वेस्ट आता कहां से है? तो इसका जवाब है दिल्ली की वो 1700 कॉलोनियां जिनमें करीब 40 लाख लोग रहते हैं। इनमें से सिर्फ 561 कॉलोनियों में ही सीवर लाइन है। बाकी जगहों पर सारा सुएज ड्रेन्स के जरिए यमुना पानी में डायरेक्ट डंप होता है। इसलिए भी यमुना में गंदगी है। और एक रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि कुछ जगहों पर सॉलिड वेस्ट से जो पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं उनका कंसंट्रेशन
परमिसिबल लिमिट से 760 गुना तक ज्यादा है। 760 गुना तक ज्यादा परमिसिबल लिमिट से। ये सोचिए कितनी बड़ी खतरा है। यमुना में जो पानी की मात्रा बड़ी कम रह गई है। ऊपर वो हथनी कुंड बराज से पानी निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है वजीराबाद बराज पे निकाल लेते हैं पानी, और उसके बाद ओखला बराज पे पानी निकाल लेते हैं। तो नदी में रहा क्या? तो जिस नदी में जो नेचुरल पानी उसका जो फ्लो ऊपर से आता है वो नहीं है, बहुत कम रह जाता है। और जिसका पानी का फ्लो चल रहा है दिल्ली शहर के गंदे पानी से, तो दिल्ली शहर के गंदे पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा है। नेचुरल पानी तो बहुत कम रह गया। अब वजीराबाद बराज के ऊपर अगर देखें तो पानी फिर भी साफ़ सुथरा है, क्योंकि वहाँ से ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं। और उसके बाद जो है बिल्कुल वजीराबाद बराज के बाद ही नजफगढ़ ड्रेन का कहर शुरू हो जाता है, और बाकी भी बहुत सारी छोटी छोटी ड्रेन, बारापुल्ला नाला, बहुत सारे नाले आ जाते हैं जो इसमें गिरने लगते हैं। तो इस वजह से ये मतलब जब तक हम ये अपने गंदे पानी को और जो दूसरे स्टेट से गंदा पानी आ रहा है उसको हम नहीं एड्रेस करेंगे तो यमुना ऐसे की ऐसी रहेगी। अब सवाल ये कि रास्ता क्या है, समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, यमुना का पानी साफ कैसे होगा? तो मोटे तौर पर इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह कि यमुना में पानी का लेवल बढ़ाया जाए, खासकर जब लीन सीजन होता है, यानी जब बरसात का मौसम ना हो, पानी कम हो, तो दूसरे राज्यों से यमुना में ज्यादा पानी छोड़ा जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी NIH रुड़की, इसने एक रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट कहती है कि लीन सीजन के वक्त यमुना में 23 क्यूसेक के बहाव की जरूरत होती है। लेकिन क्योंकि कई इंटरस्टेट ट्रीटीज हैं, एक राज्य से दूसरे का वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, इसलिए यह काम आसान नहीं है। दूसरा तरीका है कि सुएज को ज्यादा से ज्यादा ट्रीट किया जाए, इसके लिए ज्यादा STP लगाए जाएं। तो इसे लेकर काम शुरू हुआ है। यमुना विहार, कोंडली, रिठाला, ओखला, ये सारे STPs हैं जिन पर काम जारी है। लेकिन आने वाले वक्त में दिल्ली में अलग अलग जगहों पर 42 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। जहां तक कच्ची कॉलोनी में सीवर लाइन का सवाल है, तो अभी भी 595 और कॉलोनीज में सीवर पाइप डाले जा रहे हैं, जिसके वजह से नाले के पानी को ट्रीट करके ही यमुना में छोड़ा जा सकेगा। लेकिन यह सब तब होगा जब इसे करने की संकल्प शक्ति होगी। और इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि यमुना के गंदे होने का सबसे बड़ा कारण है दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी। नीति बनती है लेकिन नीयत साफ नहीं है। चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, या फिर अब केजरीवाल की सरकार, सबने यमुना को साफ करने के सपने तो दिखाए, बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन यमुना साफ होने के बजाय गंदी होती गई। अरविंद केजरीवाल 13 नवंबर 2015 को यमुना आरती करने ISBT यमुना घाट पर गए थे। तब उन्होंने कहा था अगले 5 साल में यमुना नदी का पुनरुद्धार कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, यह आज पूरी दुनिया ने देखा। यमुना को साफ करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें 5000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं। जापान से लोन लेकर भी यमुना की सफाई करवा चुके हैं, लेकिन पैसा बह गया, कचरा रह गया। यमुना मैली की मैली रह गई। सरकारें 1993 से लेकर अब तक बार बार यमुना की सफाई की नई नई डेडलाइन तय करती रही हैं। अब एक बार फिर नई डेडलाइन आ गई है। अब नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने कह दिया कि 2026 तक यमुना को पूरी तरह साफ किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने 2023 तक दिल्ली में यमुना को साफ करने का एक बार फिर से वादा किया। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हरियाणा, दिल्ली और यूपी की सरकारें मिलकर काम नहीं करेंगी, केंद्र सरकार को साथ लेकर काम नहीं करेंगी, तब तक यमुना मैया का उद्धार होना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है, जब तक आम लोग नदियों को साफ करने के अभियान से नहीं जुड़ेंगे, जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि नदियों में कचरा फेंकना कितना नुकसानदायक हो सकता है, तब तक नदियों का साफ होना मुश्किल है। अब मैं आपको यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात सुनाता हूं। आज योगी ने कहा कि यूपी में जो दंगा फसाद करेगा, जो लोगों को डराएगा, धमकाएगा, तो उसे परलोक की यात्रा पर भेज दिया जाएगा। योगी ने कहा अपना मुजफ्फरनगर जैसे दंगे होंगे और
न कैराना जैसा पलायन होगा। गुंडों के डर से किसी को अपना घर मकान छोड़कर भागना नहीं पड़ेगा। असल में योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में उन हिंदू परिवारों से मिले जो अखिलेश यादव की सरकार के जमाने में अपना घर बार छोड़कर चले गए थे। अब ये परिवार वापस लौट आए हैं। आपको याद होगा कि 2015 से 2017 के बीच कैराना से 90 हिंदू परिवारों ने पलायन किया था और पूरे देश में इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। उस दौरान इस कैराना में मुकीम काला नाम के अपराधी का खौफ हुआ करता था। किडनैपिंग, वसूली, प्रॉपर्टी पर कब्जे आम बात हो गई थी। मुकीम काला ने एनआईए के अफसर तंजील अहमद की हत्या की थी। उस पर हत्या और लूट के 30 मुकदमे दर्ज थे। 2015 में वो पकड़ा गया, लेकिन जेल से ही एक्सटॉर्शन का धंधा चलाता रहा। लेकिन इसी साल मई में चित्रकूट जेल के अंदर हुई गैंग वॉर में वो मारा गया। आज जब योगी आदित्यनाथ ने कैराना में अपने घर लौट चुके परिवारों से मुलाकात की तो लोगों ने योगी को मुकीम से मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद कहा। जवाब में योगी ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन अपराधियों के हौसले तभी बढ़ते हैं जब लोग डरते हैं, इसलिए डरिए मत। डरना मत, बाबा के बगल में बैठे हो। आप लोग भी अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है? हिम्मत से काम लीजिए। बोलो, देखिए पुरानी चीजों को, व्यक्ति को ठीक है घटनाएं दुखद होती है, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। हम लोग जब उन चीजों को लेकर के ही करने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं हो सकता। ईद का दिन कैराना के लिए बहुत खुशी का दिन था जी। जब ईद पे सुबह 10 बजे टीवी पे पट्टी चली कि मुकीम काला स्कैम की पेड़ में ढेर हो गया जी। 3 परिवार, 4 परिवार उसी के पीड़ित थे जी, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। तो इसीलिए मतलब भगवान से इतनी प्रार्थना करी और आपका धन्यवाद करा। सो उसने पाया, ठीक है ना? सब कुछ आपकी बदौलत है। जो जैसे कर रहा है उसको वैसे ही प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम लोग गलत व्यक्ति से घबराते हैं तो उसका तो साहस बढ़ता है। निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने की मंशा के साथ तीन चीज के साथ आगे बढ़ता है। जब उसका प्रतिरोध होता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती फिर वो कुछ कर सकता और हिम्मत से काम लेना चाहिए। मुझे याद है 5 साल पहले कैराना का यह हाल था कि वहां के लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं था। लोग पुलिस के पास जाने के बजाय अपराधियों को पैसा दे देते थे या फिर घर बार छोड़ देते थे। उस वक्त लोग बार बार सरकार से मांग करते थे इस इलाके में पीएससी का कैंप बनाया जाए। आज योगी ने यह मांग पूरी कर दी। कैराना में पीएससी कैंप का शिलान्यास किया और इसके बाद योगी ने कहा कि उनके लिए आम लोग की सुरक्षा सियासी मुद्दा नहीं है। उनकी सरकार क्राइम और क्रिमिनल्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। इसीलिए अब अपराधी भी समझने लगे हैं कि किसी ने डराया धमकाया तो समझो ऊपर का टिकट कटा। कैराना का पलायन ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके
सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, और सड़कों पर चल सके, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। कानून को हाथ में लेने की किसी को छूट नहीं, सुरक्षा सबको, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो फिर उसको भी मालूम है कि कौन से लोग की यात्रा पे फिर निकलना है। और इसके बाद योगी ने राजनीतिक विरोधियों पर डायरेक्ट अटैक किया, तुष्टीकरण की बात की, अपीजमेंट की बात की। और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद और रामपुर ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, चुनावी गणित को इधर उधर करने की स्थिति में है। इसलिए समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस, इन सभी पार्टियों की रणनीति मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में एकजुट रखने की होती है। योगी ने इसी का जिक्र किया। कैराना की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वोट बैंक के लिए जो लोग मुजफ्फरनगर के दंगाइयों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते थे, हिंदू परिवारों के घर जलाने पर खामोश रहते थे, वही लोग अब माथे पर बड़ा बड़ा तिलक लगाकर मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है, ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। योगी ने साफ साफ बात की, तीखी बात की, चुभने वाली बात की। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बोले। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के भाषण का मतलब अपने हिसाब से निकाला। मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। इसमें कई लोगों का मर्डर हुआ, कई हजारों की तादाद में लोगों के घर जल गए, खेतें जल गई। इनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगे को आन बान शान से जोड़ रहे हैं। और ये खुद केसेस विड्रॉ किए, 77 केसेस मुजफ्फरनगर के। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी जहनीत है, जो ये आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि जब 50,000 लोग बेघर हो गए, आज भी अपने घर को नहीं जा सकते, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला, 1000 केसेस फॉर वांट ऑफ एविडेंस कोलैप्स हो गए, तो सरकार अपील नहीं करती, उल्टा केसेस को विड्रॉ करती है। और इस तरह की अनाप शनाप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा इनके लिए आन बान शान का मसला है। कौन सी आन बान शान का मसला है? इस पे तो अफसोस करना चाहिए, इस पे तो ये बोलना चाहिए कि दोबारा मुजफ्फरनगर में जिन लोगों ने वो कांड किया उन सब पे हम सजा दिलाएंगे उनको। आप वो नहीं कर रहे हैं।
ओवैसी की मजबूरी समझी जा सकती है। उन्होंने योगी की इस बात का आन बान शाम का अलग मतलब निकाल लिया, लेकिन योगी जो कहना चाहते थे वो जनता के लिए था, कैराना के लोग के लिए था। कैराना के लोग समझ गए। कैराना के कारोबारियों ने आज कहा कि पिछले 5 साल में कैराना की आबो हवा बदल गई है। पहले गुंडे आते थे और पुलिस भाग जाती थी, अब पुलिस आती है और गुंडे जान बचाकर भाग रहे हैं। कैराना के लोगों ने कहा कि अब अपराधियों और पुलिस दोनों का रवैया बदल गया है। हम व्यापारी लोग इकट्ठे होकर के थाने में अगर जाते थे, प्रशासन ये कहता था हम हर आदमी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप अपना इंतजाम करिए। अब क्या करें, पब्लिक क्या करे, पब्लिक क्या कोई लाठी उठाएगा? प्लान कंजम आप जाइए यहाँ से, मतलब अभी तुम पैसे दे दो उनको, गुंडों को, वरना जाइए यहाँ से। हमारे ऊपर से ऑर्डर नहीं है कुछ भी करने के, और आप यहाँ जाइए, प्लान कीजिए, वरना पैसे दे दीजिए गुंडों को। 2 यहाँ पे उसके रास्ते हैं। तो सरकार बदलने के बाद चिट्ठी आनी बंद हो गई या पुलिस का रवैया बदल गया? पुलिस का रवैया बदल गया। पुलिस का प्रशासन इतना अच्छा काम कर रहा है हमारे यहाँ, बता नहीं सकते। दोनों काम हो गए, मतलब पुलिस का रवैया चेंज हो गया। अब कोई भी गुंडा अगर आता है कुछ कहता है तो आप फोन कीजिए, एकदम से आती है पुलिस, एकदम। और अंदर वो उसकी छूट भी नहीं है, मतलब बाहर भी नहीं आता, वो सीधा आगे भेज देते हैं, सीधा कोर्ट में जाओ। आवारागर्दी गुंडागर्दी इतनी थी सड़कों पे कि वैसे ही घूम रहे, 5-5, 6-6 के ग्रुप में लड़के घूम रहे, लड़की छेड़ दी, किसी की बहन छेड़ दी, ट्यूशन जाती हुई, स्कूल जाती हुई लड़कियां छेड़ दी। अब हिम्मत थोड़ी है, मोबाइल छीन लिया, चैन छीन ली, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, ये काम था। अब नहीं है, अब बिल्कुल साफ सुथरा, हिम्मत नहीं कोई किसी को छेड़ दे गलती से। वैसी लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ऊपर होती है और जनता की बातें हमने सुनी। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है, अपराधियों में, गुंडों, माफिया में कानून का खौफ फड़ा है। कुछ लोग हैं जो योगी के स्टाइल की आलोचना कर सकते हैं, वो जिस अंदाज में बोलते हैं, खरी खरी बातें कहते हैं, इससे कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, वो झूठ नहीं बोलते। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल 8,472 एनकाउंटर हुए। इन एनकाउंटर्स में 3,302 अपराधी घायल हुए और 146 कुख्यात अपराधी मारे गए। सबसे अच्छी बात यह कि योगी ने पुलिस के काम में दखल नहीं दिया, पुलिस को काम करने की खुली छूट दी। इसीलिए जिन अपराधियों का एनकाउंटर हुआ उनकी न जाति देखी गई, न मजहब देखा गया। इसका असर यह हुआ है कि अपराधी किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, जान बचाने के लिए या तो यूपी छोड़कर भाग गए या फिर गले में तख्ती लटकाकर पुलिस थाने में सरेंडर करने पहुंचे। और जो लोग अपराधियों के डर से घर छोड़कर चले गए थे, उनकी घर वापसी हो गई। यूपी के आने वाले चुनाव में यह बड़ा इशू बनेगा। नवजोत सिंह सिद्धू के कहने से पंजाब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को तो बदल दिया, लेकिन सिद्धू ने अपनी पार्टी की सरकार पर हमले बंद नहीं किए। आज भी झगड़ा डीजीपी और एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट को लेकर है। नए चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू की मर्जी के बगैर अपॉइंटमेंट किए। सिद्धू नाराज हैं और चन्नी पर अलग अलग तरह से हमले करते हैं। सिद्धू ने आज फिर बेअदबी और ड्रग केस के मुद्दे उठाए। सिद्धू ने कहा इन मामलों में जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन सरकार आगे की कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि सरकार के पास इस मामले में एक्शन लेने की इच्छा शक्ति नहीं है। सिद्धू ने कहा कि चन्नी सरकार ने उन्हीं लोगों को अहम पोस्टों पर तैनाती दे दी जो पहले से ही कटघरे में खड़े हैं। कई बार छोटी चीज बहुत ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਪੀਗਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ बदले ने वो स्टैंड क्लियर करना। सिद्धू चाहते हैं मुख्यमंत्री कोई भी हो लेकिन सरकार वो चलाएं, मुख्यमंत्री कोई भी हो फैसले वही लें, और ये वो तब तक करेंगे जब तक पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला नहीं कर लेती। सिद्धू किसी को काम नहीं करने देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।